कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करने हरिद्वार पहुंचे सीएम धामी। देश भर से बड़ी संख्या में कांवड़ियों हरिद्वार पहुंच रहे हैं। सीएम धामी ने कहा, कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर अद्भुत अनुभूति होती है। दिल्ली में हुए कोचिंग सेंटर हादसे के बाद हल्द्वानी में हुआ बेसमेंट में संचालित कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण। कई कोचिंग सेंटर को मिला नोटिस, आवश्यक कार्रवाई के दिए निर्देश। राज्य आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष विनय रुहेला रुद्रप्रयाग पहुंचे और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बता दें, आपदा प्रबंधन के संबंध में कार्यों की जानकारी भी ली। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आपदा के चलते बंद सड़कों और बाढ़ प्रभावित लोगों की समस्याओं के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है। वहीं थूक जिहादियों के बड़े भाई हैं केएफसी, डोमिनोज, पिज्जा हट। देखिए आज रात 8 बजे जागो में युवा पत्रकार सुरेश प्रदोष चौहान के जी के साथ। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निम्न सिन्हा और स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। तो चलिए इस वक्त हम नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धर्मनगरी हरिद्वार में चल रही कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करने हरिद्वार पहुंचे। भल्ला कॉलेज हेलीपैड पर मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा पर अद्भुत अनुभूति होती है। मुख्यमंत्री धामी ने देश के कोने कोने से आए शिव भक्त कांवड़ियों का चरण वंदन भी किया। कांवड़ मेले में पुलिस प्रशासन और कई सामाजिक संस्थाओं ने अच्छा कार्य किया, क्योंकि देश भर से बड़ी संख्या में शिव भक्त कांवड़िया हरिद्वार पहुंच रहे हैं। हरिद्वार में कांवड़ियों के लिए कई रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। पवित्र श्रावण मास में पूरे देश भर के शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार आते हैं, देवभूमि उत्तराखंड आते हैं, माँ गंगा के स्थान पर आते हैं। तो निश्चित रूप से हम चूँकि सारे लोगों का केंद्र बिंदु, संयोजन बिंदु जो है हमारा हरिद्वार बनता है, तो ये शिव भक्तों का स्वागत होना चाहिए। ये हमारे धर्म ध्वजा लेके चलते हैं, भगवान की भक्ति में रहते हैं और जलाभिषेक करते हैं। तो हमारे अतिथि भी हैं और भगवान के प्रतिनिधि एक तरह से मानिए उनको। तो निश्चित रूप से देवभूमि में स्वागत होना चाहिए। तो ये परंपरा हम लोगों ने शुरू की है कि पुष्प वर्षा भी हो, उनका हम लोग अभिनंदन भी करें और अच्छे से अच्छी जो व्यवस्था हो सकती है वो व्यवस्था भी करें कि आने वाले किसी भी शिव भक्त कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। इसके लिए मैं स्वयं भी हर बार बैठक करता हूँ, आप सब लोगों से भी मिलता हूँ, सबके सुझाव भी लेता हूँ। सभी विभागों का हमने कहा है कि सभी विभाग अपने विभाग की जिम्मेदारी लेकर हर प्रकार से आने में, जाने में, पेयजल में, शौचालय में, साफ सफाई, वाहन, पार्किंग, सभी व्यवस्थाएं, बिजली की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, खाद्य व्यवस्था, वो सब ठीक होनी चाहिए। तो सर, ये पल कैसा होता है जब सब फूलों की वर्षा हुई और जो कांवड़िया आ रही उनकी आस्था पर कितना प्रभाव पड़ता है इससे? देखिए, चूँकि हमारा पूरा देश ही आस्था और श्रद्धा का देश है, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि हम उनका अभिनंदन करते हैं तो खुद अभिनंदित होते हैं। पेरिस में ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। मैं उनको बधाई देता हूँ और बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने पदक जीता है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप। और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर जो है वो रुद्रप्रयाग से है। बता दें कि जनपद रुद्रप्रयाग के 2 दिवसीय भ्रमण पर पहुंचे उपाध्यक्ष राज्य आपदा प्रबंधन विनय रुहेला ने दूसरे दिन विकास भवन वीसी रूम में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर जनपद में आपदा प्रबंधन के लिए किए जा रहे कार्यों और राहत और बचाव के संबंध में समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मानसून की दृष्टि से रुद्रप्रयाग एक
संवेदनशील क्षेत्र है, यहाँ प्रकृति आपदाएं घटित होती रहती हैं। इसके लिए सभी अधिकारियों को गंभीरता, संवेदनशीलता और मनोभाव से कार्य करने की आवश्यकता है, जिससे कि कम से कम समय में राहत और बचाव कार्य करते हुए होने वाली क्षति को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान राहत और बचाव कार्यों को लेकर जनपदों की स्थिति की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री धामी के दिशा निर्देशों के क्रम में सभी जनपदों का भ्रमण कार्यक्रम किया जा रहा है। आपदा की दृष्टि से जनपदों में की जा रही तैयारियों और व्यवस्थाओं के संबंध में समीक्षा की जा रही है, ताकि समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन स्तर पर उनका आकलन करते हुए समाधान कराया जा सके। उन्होंने जनपद में बिजली व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए अधिशासी अभियंता विद्युत को निर्देश दिए हैं। जो भी बिजली लाइनें व तार झुल रहे हैं या जो बिजली के पोल आपदा से क्षतिग्रस्त होते हैं, उन्हें दुरुस्त किया जाए। उन्होंने पेयजल समस्या के लिए भी जल निगम और जल संस्थान को पेयजल ग्रस्त क्षेत्रों और आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त होने वाली पेयजल लाइनों का भी प्राथमिकता से दुरुस्त किया जाए, ये आदेश दिया है। उन्होंने खाद्यान्न की समीक्षा करते हुए संवेदनशील क्षेत्रों में 3 माह का राशन उपलब्ध कराने की भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने छात्र छात्राओं की सुरक्षा की दृष्टि से जो विद्यालय भवन जीर्ण शीर्ण हैं और जिन स्थानों में सुरक्षात्मक कार्य कराए जाने हैं, उसके लिए भी आकलन तैयार, आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जिला स्तरीय अधिकारियों को कहा गया है कि सभी जिला स्तरीय अधिकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जनहित से जुड़े कार्यों और योजनाओं को उस पर अपडेट करते रहे। वहीं लोगों की शिकायतों को टेकअप करने और उनके निस्तारण में मदद करे। इस अवसर पर उपाध्यक्ष द्वारा विकास भवन परिसर में आंवले के पौधे का भी रोपार्पण किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मानसून सत्र प्रारंभ होते ही पूरी शासन और प्रशासन सभी अधिकारियों को निर्देशित किया था कि आम जनता के अंतर्गत आपदा के दृष्टिकोण को लेकर सभी अधिकारी त्वरित रूप से जनता के समर्थन में जनता के साथ मिलकर कार्य योजनाओं को बनाएं और आपदा से संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं उनको त्वरित रिलीफ देने के लिए काम करें। उसी दृष्टिकोण से राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठकें भी लगातार होती रहती हैं और समस्याओं का निराकरण हम सब लोग कर रहे हैं। इसी प्रकार से जिला आपदा प्राधिकरण की बैठक आज यहाँ पर रुद्रपुर जिले की हुई है। इसी क्रम में रुद्रप्रयाग जिले की हुई है और रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत से पहले भी मैंने कई जनपदों की बैठक वहाँ पे की है। यहाँ के आने पर अनेक समस्याओं के निराकरण के लिए अपनी चर्चा हुई है और मुझे ऐसा लगता है कि रुद्रप्रयाग जिले का जिला प्रशासन बहुत ही त्वरित गति से, बहुत ही अच्छे प्रकार से नियोजन और संयोजन करते हुए कार्यों को आगे बढ़ा रहा है। जैसे मानसून सत्र के बाद अनेकों चुनौतियां आई, पुल टूट गए हैं और सड़कें टूट रही हैं, मलबा सड़क पे गिर रहा है, उनको सबको त्वरित गति से रिलीफ दिया जा रहा है। जो रिलीफ कैंप है वो बहुत ही व्यवस्थित रूप से वहाँ पे कार्य। तो आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष ने समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और रामनगर से खबर आ रही है। बता दें कि रामनगर में बीते सोमवार की देर शाम एक ग्रामीण क्षेत्र में घर में करंट लगने से एक विवाहिता महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। बता दें कि घटना के बाद जहां एक और महिला के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं पुलिस भी मामले की जांच में जुटी है। मृतक महिला के 2 मासूम बच्चे हैं। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए तहसीलदार कुलदीप पांडे ने बताया कि ग्राम गजपुर छोई निवासी गजेंद्र जीन की पत्नी नेहा जीना बीते सोमवार की शाम को अपने घर में बिजली के पंखे का प्लग लगा रही थी। इसी बीच उसे करंट लग गया और महिला की चीख पुकार सुनकर घर में मौजूद लोग उसे उपचार के लिए तुरंत रामनगर के सरकारी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। बता दें, तहसीलदार ने बताया कि महिला के विवाह को लगभग 3 साल हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के तहत 7 साल से कम विवाह के दौरान किसी महिला की मौत के मामले में मजिस्ट्रेट पंचनामा भरने की कार्रवाई करता है, जिसके तहत इस मृतक महिला का पंचनामा भरने की कार्रवाई की गई। साथ ही उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है और महिला के मायके वालों को भी सूचना दे दी गई है। ये मुझे अभी एजेंट साहब के द्वारा सूचना प्राप्त हुई है कि एक छोई में जैसे एक महिला की डेथ होगी, जिनकी अभी शादी के केवल 3 वर्ष हुए हैं और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार जिसके शादी के साल के 7 वर्ष से कम होते हैं, महिलाओं का पंचनामा जो भरा हुआ है मजिस्ट्रेट के द्वारा भरा जाता है, जिसे तो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और इसमें अभी तफ्तीश चल रही है। लड़की के मायके वालों को सूचित किया, उसके उनके पहुँचने के उपरांत ही इसमें आगे की जाँच की जाएगी। सर, मौत का क्या कारण है?
मौत का कारण जो इनके द्वारा बताया जा रहा है, ग्रामीणों के द्वारा, और जो इनकी देवरानी वगैरह इनके द्वारा कहना है कि करंट लगने से मृतका की मृत्यु हुई। तो जांच के उपरांत ही कुछ कहा जाए। तो करंट लगने से विवाहिता की मौत हो गई। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर से खबर है, जहां श्रीनगर पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत से केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव में चुनाव लड़ने की इच्छा पर सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। कांग्रेस पार्टी हाईकमान का जो भी आदेश होगा वो उन्हें मान्य होगा और वो पार्टी के आदेश का पालन करेंगे। बताते चलें कि इन दिनों सोशल मीडिया पर उनकी केदारनाथ आपदा के दौरान राहत बचाव कार्यों की फोटो और वीडियो जोरदार वायरल हो रही है, जिससे उनके केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव में चुनाव लड़ने की चर्चाएं इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से चल रही है। बता दें कि श्रीनगर उत्तराखंड केदारनाथ उपचुनाव में लड़ने की इच्छा पर बोले कैबिनेट मंत्री, कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूं, ये डॉक्टर हरक सिंह रावत का बयान सामने आया है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने आपदा के चलते बंद हुई सड़कों और बाढ़ से प्रभावित लोगों को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों से फीडबैक मांगा, जिस पर उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिए। मंत्री सतपाल महाराज ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जो सड़कें बंद हुई हैं उनको खोलने का काम लगातार किया जा रहा है और इसके तहत अभी तक सैकड़ों सड़कें खोली जा चुकी हैं। मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि जो पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं वहां पर वैकल्पिक पुल फिलहाल तैयार किया जा रहे हैं ताकि आवाजाही में लोगों को कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो वहां पर एक लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसके अंदर मॉनसून और बरसात के कारण जो हमारे सड़कें जो हमारा टूटी हैं तो उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा। 2105 मार्ग अवरुद्ध हुए हैं, जिसमें से लोक निर्माण विभाग के 1545 और राष्ट्रीय मार्ग 12 और PMGSY के 548 मार्ग अवरुद्ध हुए हैं। ये हमने बंद मार्गों को खोलने के लिए ये हमने काम किया है और इसमें से 441 मार्ग यातायात के लिए खोल दिए गए हैं। शेष मार्ग 198 मार्ग अवरुद्ध हैं, जिसमें से लोक निर्माण विभाग के 91 हैं, PMGSY के 107 मार्ग हैं। इस समय हमारे लोग काम कर रहे हैं, JCB तैनात हैं और जहां पुल बह गए हैं वहां पर वैकल्पिक पुल बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। लोक निर्माण विभाग के 91 मार्गों में, जिसमें कि हमारे 9 राजमार्ग हैं, 10 मुख्य जिला मार्ग हैं, 2 अन्य जिला मार्ग हैं, 17 ग्रामीण मार्ग जो हैं अवरुद्ध पड़े हैं। इसमें घनसाली में जो अतिवृष्टि हुई है उसमें एक पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके स्थान पर एक नया बैली ब्रिज बनाने की कार्रवाई गतिमान है और निश्चित रूप में हम कनेक्टिविटी जो है स्थापित कर देंगे। उनको एक ब्रिज चाहिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। और केदारनाथ में सोना चोरी के मामले में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, जबकि दानदाता ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि मैंने 1 साल पहले की इसकी जांच की है और जांच रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद मीडिया के सामने सारे तथ्य रखे गए। इस मामले को लेकर कांग्रेस उत्तराखंड में केदारनाथ बचाओ यात्रा निकाल रही है, तो वहीं बीते दिनों स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद ने आरोप लगाया था कि केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना गायब है। आपको बता दें कि केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह को 2022 में स्वर्ण मंडित पर बनाया गया था और तब से ही लगातार सोने को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। पिछले दिनों मंदिर समिति ने आधिकारिक तौर पर सभी रसीदों और साक्ष्यों के साथ बयान जारी किया। मंदिर समिति के अनुसार केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने में 23 किलो 777.800 ग्राम सोने का उपयोग किया गया था, जिसका बाजार भाव 14 करोड़ 38 लाख रुपए है। इसमें 1000 किलोग्राम कॉपर प्लेटों का प्रयोग भी किया गया है, जिनकी कीमत 29 लाख रुपए है। तो वहां पर एक लोहे का जरा लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसके अंदर मॉनसून और बरसात के कारण जो हमारे सड़कें जो हमारा टूटी हैं
तो उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा। 2105 मार्ग अवरुद्ध हुए हैं, जिसमें से लोक निर्माण विभाग के 1545 और राष्ट्रीय मार्ग 12 और PMGSY के 548 मार्ग अवरुद्ध हुए हैं। ये हमने बंद मार्गों को खोलने के लिए ये हमने काम किया है और इसमें से 441 मार्ग यातायात के लिए खोल दिए गए हैं। शेष मार्ग 198 मार्ग अवरुद्ध हैं, जिसमें से लोक निर्माण विभाग के 91 हैं, PMGSY के 107 मार्ग हैं। इस समय हमारे लोग काम कर रहे हैं, JCB तैनात हैं और जहां पुल बह गए हैं वहां पर वैकल्पिक पुल बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। लोक निर्माण विभाग के 91 मार्गों में, जिसमें कि हमारे 9 राजमार्ग हैं, 10 मुख्य जिला मार्ग हैं, 2 अन्य जिला मार्ग हैं, 17 ग्रामीण मार्ग जो हैं अवरुद्ध पड़े हैं। इसमें घनसाली में जो अतिवृष्टि हुई है उसमें एक पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके स्थान पर एक नया वैली ब्रिज बनाने की कार्रवाई गतिमान है और निश्चित रूप में हम कनेक्टिविटी जो है स्थापित कर देंगे। वहीं खबर देहरादून से आ रही है। देहरादून में मदिरा की दुकानों में ओवर रेटिंग को लेकर जिला आबकारी अधिकारी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि शराब की दुकानों में लगातार मिल रही ओवर रेटिंग की शिकायतों पर DEO राजीव चौहान ने बताया कि ओवर रेटिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, हमने सभी दुकानों में MRP लिस्ट लगा रखी है, फिर भी MRP रेट से ऊपर कोई भी शराब बेचते हुए पकड़ा जाता है तो उसका चालान किया जाएगा। साथ ही समस्त दुकानदारों को टाइमिंग के साथ दुकान खोलने के निर्देश दिए गए हैं। यदि समय से पहले भी कोई दुकानदार दुकान खोलना है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। तो बता दें आपको कि देहरादून से ये खबर आ रही है, जहां आप देख सकते हैं कि शराब की दुकानों पर कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। अगर ओवर रेटिंग में शराब बिकी तो सख्त कार्रवाई हो सकते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड से ये खबर आ रही है, जहां आपको बता दें कि ओवर रेटिंग को लेकर जो प्रशासन है वो कार्रवाई कर सकती है। साथ ही समस्त दुकानदारों को टाइमिंग के साथ दुकान खोलने के निर्देश भी दिए गए हैं। यदि समय से पहले भी कोई दुकानदार दुकान खोलता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। तो बता दें आपको कि ये जो आदेश है वो जारी किया गया है देहरादून उत्तराखंड प्रशासन की तरफ से शराब दुकानों को लेकर। बता दें कि जो ओवर रेटिंग करके जो शराब बेचते हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। तो वहीं आपको बता दें कि ये जो आदेश है वो जारी किया गया है कि शराब की दुकानों में लगातार मिल रही ओवर रेटिंग की शिकायतों पर DEO राजीव चौहान ने बताया है कि ओवर रेटिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा नहीं है, हमने सभी दुकानों में MRP लिस्ट लगा रखी है, फिर भी MRP रेट से ऊपर कोई भी शराब बेचते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर चालान किया जाएगा। इसके साथ ही समस्त दुकानदारों को टाइमिंग के साथ दुकान खोलने के निर्देश दिए गए हैं। यदि समय से पहले भी कोई दुकानदार दुकान खोलना है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। तो बता दें आपको कि जिला आबकारी अधिकारी राजीव चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए। या अन्य मदिरा दुकानों और अन्य माध्यमों से भी कई बार शिकायतें आती है कि जो हमारी रेगुलर शॉप्स है या अन्य मदिरा दुकानों में ओवर रेटिंग। लेकिन ओवर रेटिंग के बारे में तो सबसे पहले तो मैं एक दो विचार हैं उनको आपको क्लियर कर दूँ कि जितने डिपार्टमेंटल स्टोर खुले हुए हैं उनमें जो मदिरा दुकानें हैं तो MRP होती है वो लागू नहीं। उसका कारण उसके पीछे ये है कि मदिरा दुकानों में जो अधिभार लगता है MMGD, उससे वो 50% अधिक MRP मतलब MMGD अदा करते हैं। और बोतलों में जो MRP होती है वो रेगुलर शॉप्स की अधिभार के हिसाब से तय की जाती है। तो कुछ तो ओवर रेटिंग की जो शिकायत है वो भ्रम के कारण है। फिर रही बात, ये मैं भी नहीं कह रहा कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, जो हमारी रेगुलर शॉप्स हैं उनमें ऐसी शिकायतें आती हैं जिसके आबकारी नीति में कड़े प्रावधान हैं उसको दंड के। हम बार बार चालान करते हैं, पहली बार में 50,000, दूसरी बार में 75,000, तीसरी बार में 1 लाख और उसके ऊपर हर बार 1 लाख रुपये उन पर दंड लगाया जाता है।
तो बता दें आपको कि यहाँ शराब की दुकानों को लेकर कड़े आदेश जो हैं वो जारी किए गए हैं। कार्रवाई हो सकती है अगर ओवर रेटिंग पर शराब बिक्री हुई और अगर दुकान जो है वो समय से बेसमय अगर खोला गया तो कार्रवाई की जा सकती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि दिल्ली की कोचिंग सेंटर में हुई घटना के बाद हल्द्वानी में भी अब कोचिंग सेंटर पर शिकंजा कसा जा रहा है। जी हाँ, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण हल्द्वानी के निर्देशों के क्रम में शहर में कई कॉम्प्लेक्सों के बेसमेंट में संचालित कोचिंग सेंटरों का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें से 1 दर्जन कोचिंग सेंटर में निर्मित भवन के संबंध में कोई भी मानचित्र और अन्य अभिलेख मौके पर प्रस्तुत नहीं किए गए। साथ ही मौके पर पार्किंग के संबंध में कोई व्यवस्था भी नहीं की गई है। बता दें कि कोचिंग सेंटर के मालिकों ने जिस भवन में कोचिंग सेंटर संचालित किए हैं उनके अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने के कारण उनको नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा फायर ब्रिगेड को भी कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। देखिए, अभी जो हाल में घटना हुई है उसी के क्रम में हल्द्वानी जो हमारा नगर क्षेत्र है उसमें संचालित जितने भी कोचिंग सेंटर हैं और इस तरह के जो संस्थान हैं, खासकर जो बेसमेंट में चल रहे हैं, उसकी हमारी टीम द्वारा कल जांच प्रारंभ की गई है। 7 से 8 सेंटर कल देखे गए हैं और उनसे उन बिल्डिंग बायलॉज के तहत जो उनके मैप सैंक्शन है उसकी प्रति मांगी गई है। न दिखाने पर अभी आज नोटिस निर्गत किए जा रहे हैं। साथ ही जो हमारा अग्निशमन विभाग है उसके माध्यम से भी अग्निशामक यंत्र की जो नियमानुसार उनमें स्थापना है या नहीं है, या उनके द्वारा वांछित लाइसेंस लिया गया है नहीं लिया गया है, इसकी भी जांच के लिए आज अग्निशमन विभाग को निर्देशित किया जा रहा है। तो हल्द्वानी में बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है और दिशा निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि अब अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं और सावन के महीने में गंगोत्री से जल लेने वाले कांवड़ियों की बम भोले की आवाज से दिन तो क्या रात में भी ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग जगह जगह गूंजमय हो रहा है। बता दें इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। बता दें कि हरियाणा सोनीपत का शिव युवा शक्ति स्वास्थ्य संगठन विगत 24 वर्षों से शिव भक्त कांवड़ियों की सेवा में जुटा हुआ है। वहीं गोमुख से हरिद्वार तक शिव भक्त कांवड़ियों की स्वास्थ्य सेवा में 10 दिन तक स्वास्थ्य शिविर लगाने वाली संस्था का वाहन नरेंद्र नगर पालिका मैदान पहुंचा। इसके साथ ही संस्था के अध्यक्ष दीपक कुमार भी डॉक्टरों और सेवादारों की टीम सहित पहुंचे थे। बता दें जहां संस्था के सेवादारों ने शिव भक्त कांवड़ियों को दवाइयां बांटने के साथ दर्द से करा रहे कांवड़ियों की पीठ और पैरों पर औषधीय तेलों से मालिश कर राहत भी पहुंचाई। अध्यक्ष दीपक कुमार का कहना था कि भगवान शिव के भक्तों की सेवा ही शिव भक्ति है। आगे उन्होंने कहा कि श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा करने से मनोविकार दूर होते हैं, जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। भक्तों के कष्ट निवारण में भगवान शंकर अत्यंत दयालु हैं। परेशानी हो, थकान, जुकाम, खांसी, बुखार, ब्लड प्रेशर, शुगर, इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे पास, हम बाकायदा चेक करके उनको उसी प्रकार से दवाइयाँ मुहैया करवाते हैं। हमारे पास जैसे दर्द से थकान हो जाती है लंबे सफ़र में, उनकी मालिश करके राहत प्रदान करते हैं। लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं हम दिन रात। आगरा खान, नरेंद्र नगर, ऋषिकेश, हरिद्वार, सोनीपत से लेकर फिर आगे निकल जाते हैं, दिन रात सेवा में तत्पर रहते हैं। हम इसी युवा शक्ति संघ की तरफ से एक मोबाइल डिस्पेंसरी बनाते हैं। उसमें हर प्रकार की दवाइयाँ होती हैं जो भोलों को चाहिए। उसके साथ हमारे साथ राजगोपाल जी होते हैं जो भोलों की सेवा करते हैं, उनको दवाइयाँ देते हैं। और ये हमारा 24वां साल है, 25वां हो जाता, कोरोना में नहीं आ पाए। और हमारे 10 दिन का कैंप है, जैसे हम इस रूट पर है आगरा खाल, नरेंद्र नगर, नीलकंठ, ऋषिकेश, फिर आज हम हरिद्वार की तरफ निकल जाएंगे। वहीं सीएम धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने कांवड़ियों पर जमकर पुष्प वर्षा की और मीडिया कर्मियों से क्या बातचीत की, ये आपको दिखाते हैं। अभिनंदन करें और हमारी देवभूमि की अतिथि देवो भव, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मैं मुख्य सेवक हूँ, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि आस्था, श्रद्धा और पूरे विश्वास को बढ़ाने वाला, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली सभी शिवभक्त कांवड़ियों का यहाँ पर हमें स्वागत है, उनका अभिनंदन किया है। आने
अच्छी हो, भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करें और सुरक्षित तरीके से एक्चुअली मेरी बंद हो यहाँ से कैमरा बंद हो रहा है। बड़े स्मूथ तरीके से पूरा मेला चल रहा है। सर एक तो ये कि अब शिवरात्रि भी है, कोई अपील है श्रद्धालुओं से, बड़ी तादाद में आ रहे हैं, सरकार का क्या संदेश है? देखिए, मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे शिव भक्त हैं, कावड़ लेने आते हैं, जैन टीवी को नीचे कर रहा है, जैन टीवी को जरा जो नियम, जो अनुशासन यात्रा का नियम होता है, कावड़ लाने ले जाने का नियम होता है और यातायात के नियम होते हैं, रास्ते के कुछ प्रावधान किए हुए हैं, सभी को उनका पालन करना चाहिए, जिससे कि उनकी यात्रा भी सुरक्षित हो और यात्रा करवाने वाले लोगों को भी किसी प्रकार का जो है कोई परेशानी नहीं हो, उनको भी शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा संपन्न करने में मदद हो। पूरे स्मूथ तरीके से पूरा मेला चल रहा है, कहीं कोई जाम की समस्या नहीं है, इसको लेकर क्या कहते हैं? मैं सभी हमारे जिला प्रशासन के लोग हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, हमारे पूज्य संविगण हैं, स्वयंसेवी संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, धार्मिक संगठन हैं, हमारे यहाँ गंगा सभा जैसे अनेक संगठन इसमें अपना योगदान देते हैं, पूज्य संतगण भी अपना योगदान देते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग मिलकर इस पूरी यात्रा को सफल बनाते हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। कावड़ी में पुष्प वर्षा भी करवाई गई है, पुष्प वर्षा। हाँ, वो तो हमारा देखिए ऐसा है कि इतनी बड़ी संख्या में आते हैं, हमारे लिए बहुत उत्सव होता है और हम उनका दिल खोल के स्वागत करें, अभिनंदन करें, पुष्प वर्षा करें, चरण वंदन करें, उनका माल्यार्पण करें, हर प्रकार से उनका स्वागत करने के लिए हम खुद उनका स्वागत। तो चलिए फिलहाल अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।